हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 और उसमें है जीवों में जनन ये अध्याय है। तो इस अध्याय में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं चैप्टर में, जैसे जीवों में जनन से रिलेटेड। तो जनन से पढ़ने से पहले जीवों की जीवन अवधि क्या होती है, फिर जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जनन क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है, इस सब के बारे में सामान्य जानकारी इस चैप्टर में दिया गया है। तो जितनी भी बातें जनन से रिलेटेड समझना ज़रूरी है, उन सब बातों का अध्ययन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसके अंदर देखेंगे कि जीवन अवधि क्या है। तो जीवन अवधि क्या है, किसी भी जो व्यक्ति इस धरती में जन्म लिया है उसका मरना निश्चित ही है या मृत्यु निश्चित ही है। तो जन्म लेने से लेकर प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु तक का जो काल होता है वो कहलाता है जीवन अवधि या लाइफ स्पैन। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। तो जीवन अवधि जो है वो एक दिन से लेकर कई हजार वर्ष तक भी हो सकता है। कुछ जीव केवल एक दिन ही जीवित रहते हैं, जैसे कुछ जीव जो है वो जैसे तितली है 7 से 15 दिन ही जीवित रहती है ना। तो और कुछ जीव जो होते हैं कई हजार वर्ष तक, जैसे कि पीपल का वृक्ष जो है वो 2500 वर्ष तक जीवित रह सकता है। इसका संबंध जीवों के आकार से नहीं होता है। जीवन अवधि का संबंध किसी भी जीव के आकार से नहीं होता है। जैसे तोता और कौवा को हम उदाहरण लेकर देख सकते हैं कि कौवे का जो जीवन काल होता है, कौवे का मात्र 15 वर्ष होता है और तोता का होता है 140 वर्ष का। हालांकि दोनों की आकृति एक समान है और आकार भी समान है, लेकिन फिर भी इनका जीवन काल या लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग होता है, काफ़ी डिफरेंस है। उसी तरह से हम देखते हैं कि आम का पेड़ जैसे 200 वर्ष तक जीवित रहता है, जबकि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ 2500 वर्ष तक जीवित रहता है। दोनों की आकृति लगभग समान है। बरगद को देखिए, बरगद इतना विशाल आकृति का होता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, फिर भी इसका जीवन काल मात्र जो है वो 500 वर्ष का है। तो इसी तरह से जैसे चूहे में हम देखते हैं कि 4 वर्ष का है, मच्छर मात्र 45 दिन का इसका जीवन अवधि है या लाइफ स्पैन है। तो मनुष्यों का क्या होता है, 75 से 100 वर्ष तक लाइफ स्पैन होता है, लगभग माने इस अवधि तक जीवित रह सकते हैं, अधिकतम 100 वर्ष तक, है ना। रेयर केस में होते हैं जो 100 वर्ष से अधिक जीते हैं, वरना मनुष्यों की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 100 वर्ष, 75 to 100 माना जाता है एवरेज। एक कोशिकीय जीवों को छोड़, अब जीवन अवधि क्या हो गया कि प्रत्येक जीव जाति के जीवों में जीवन अवधि निश्चित होती है। इसी गुण के कारण इसको क्या कहा गया, जीवन अवधि को किसी भी जीव का एक विशिष्ट गुण माना गया या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक माना गया, जाति विशेष का गुण माना गया। जीवों का विशिष्ट गुण क्या माना गया, जीवन अवधि या लाइफ स्पैन को माना गया। कुछ एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर अन्य सभी जीवों में जीवन अवधि कितनी भी क्यों ना हो, भले 2500 वर्ष का पीपल का पेड़ है या 500 वर्ष का बरगद का पेड़ है, लेकिन एक न एक दिन इसकी मृत्यु निश्चित ही होती है। तो एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर, एक कोशिकीय का अर्थ क्या है, जैसे कि अमीबा है ना। अमीबा में क्या होता है, ये अमीबा है, अमीबा का शरीर ही 2 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग से फिर एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो इनमें खत्म होने जैसा कोई चीज़ नहीं है, इनका शरीर ही फिर से नए जीव को बना देता है ना। इसमें कोई इसके मरने की बात ही नहीं आती, मृत्यु ही नहीं होती। इसीलिए अमीबा को क्या कहा जाता है, इसका शरीर ही 2 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग से फिर नए अमीबा की उत्पत्ति होती है, फिर यहाँ से फिर आगे की ओर, इसी तरह आगे इसकी वृद्धि होती चली जाती है। और ये एक कोशिकीय जीव जो हैं वो अपनी संख्या में वृद्धि करते चले जाते हैं और अपना ही अंश जो है वो पूरी तरह से 2 भागों में बांट देते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया कि अमीबा को अमर कहा जाता है ना। तो ये क्या डिसाइड किया गया, क्या निश्चित किया गया कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर अन्य सभी जीवों की जीवन अवधि चाहे कितनी भी हो, है ना, चाहे 1 दिन की हो, चाहे 2500 वर्ष की हो, 4000 वर्ष की हो, जितनी भी जीवन अवधि हो, लेकिन उनका मरना निश्चित है, सिवाय एक कोशिकीय जीवों की। और अपनी जाति को, अब ये मरना निश्चित ही है, जब जीव का माने मृत्यु निश्चित है तो फिर उसकी जाति की निरंतरता कैसे बनेगी। तो इसी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों के शरीर में विशिष्ट तंत्र माने क्रिया जो है वो विकसित हुई है और वही क्रिया कहलाती है जनन, यानी अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया। जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया कहलाती है जनन। तो हम आगे देखते हैं कि जनन की क्रिया किस तरह से होती है, कितने प्रकार के जनन पाए जाते हैं, जनन की क्रिया विधि क्या होती है और जनन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, आगे देखते हैं। जीवों में जनन
क्या होता है हम पीछे जीवन अवधि पढ़ चुके हैं इस अध्याय में। अब हम पढ़ते हैं जनन क्या है। तो जनन क्या है, जीवों में अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की, अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो प्रक्रिया कहलाती है जनन। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जनन क्यों जरूरी है। देखिए, जीवन की सारी प्रक्रियाएं, जैसे कि पोषण नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, परिवहन की प्रक्रिया नहीं होने से भी पूरा प्रभावित हो जाएगा, हार्ट काम नहीं करेगा तो माने प्रक्रिया जीवन जो है वो प्रभावित हो जाएगा। उसी तरह से उत्सर्जन नहीं होने पर, माने जीवन के अन्य जो प्रक्रियाएं हैं वो नहीं होने पर जीवन रुक जाएगा, लेकिन जनन नहीं होने से जीवन नहीं रुक सकता। माने जनन नहीं है, जनन की प्रक्रिया नहीं होने पर भी जीव की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन फिर भी जनन क्यों जरूरी है? क्योंकि जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही जीव जो है वो अपनी संतति का निर्माण करता है और अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है और अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो इसीलिए जनन आवश्यक है, ताकि वो उसकी जाति की निरंतरता, किसी भी जीव की जाति की निरंतरता बनी रहे। तो इसीलिए जनन जो है वो आवश्यक है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि जनन क्यों आवश्यक है या जनन क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी जीव की जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन बहुत ही आवश्यक है। तो जनन की प्रक्रिया, अपने ही समान जीव उत्पन्न करने या संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन। अब जनन मुख्यतः जीवों में दो प्रकार से पाया जाता है। एक पाया जाता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन नाम से ही जाहिर है कि इसमें दो लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही लिंग के जनक जो है वो नए संतति जीव की उत्पत्ति कर सकता है। तो इसमें एक जनक के द्वारा बिना युग्मक निर्माण व बिना निषेचन के अपनी संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। तो अलैंगिक जनन में क्या कह रहा है, देखिए, युग्मक निर्माण। युग्मक क्या है? जनन इकाइयाँ जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को युग्मक कहा जाता है। तो युग्मक यहाँ पर नहीं बनता है और दो युग्मकों के माने मिलन की प्रक्रिया को, दो युग्मकों के फ्यूज़न की प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें ना तो दो युग्मक बन रहे हैं और ना ही दोनों का मिलन हो रहा है। तो बिना युग्मक निर्माण और बिना निषेचन के अपने ही संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है अलैंगिक जनन। जैसे यहाँ पर देखिए एक पैरामीशियम का चित्र दिया गया है कि पैरामीशियम का शरीर ही दो भागों में, पहले इसका न्यूक्लियस दो भागों में बंटता है, इस तरह से लंबा होकर न्यूक्लियस दो भागों में बंटता है, फिर उसके बाद उसका शरीर दो भागों में बंट जाता है। तो पूरे एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम का बनना क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन की विधि से ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इस तरह से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो इनका शरीर ही दो भागों में बंट जाता है। ये एक कोशिकीय जीवों में अधिकतर पाया जाता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो कभी ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होते हैं और कभी ये वर्टिकली डिवाइड होते हैं, लेकिन अब ये विभाजन के द्वारा, अपने ही शरीर के विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ये भी यहाँ पर युग्मक का निर्माण नहीं होता है, ना ही इनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है, जिसमें केवल एक ही जनक या एक ही पैरेंट भाग लेता है, यूनिपेरेंटल होता है। इससे उत्पन्न संतान जनकों के एकदम आइडेंटिकल कॉपी होते हैं। जैसे पेरेंट होते हैं, पेरेंट पैरामीशियम में देखिए एकदम आइडेंटिकल कॉपी दो पैरामीशियम की बनी है, तो एकदम समरूप होते हैं। इससे उत्पन्न जो संततियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? एकदम पेरेंट्स के या जनक के बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है, तीव्र गति से कम समय में और कम ऊर्जा में संपन्न होता है। ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है वो एकदम तीव्र गति से होती है, तेज़ी से संख्या में वृद्धि करते हैं, समय भी कम लगता है और इनको ऊर्जा की खपत भी कम होती है। तो ये तीव्र गति, कम समय और कम ऊर्जा में संपन्न होता है। सरल जीवों में अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आदि में पाया जाता है। इसमें आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं अंतर में कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता, इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, आदि पॉइंट्स आप इसमें बढ़ा सकते हैं डिटेल करने के लिए। लेकिन सार बात जो है ये है कि बिना युग्मक निर्माण और बिना निषेचन के अपनी संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया अलैंगिक जनन, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। उत्पन्न संतानें जो होती हैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होती हैं, आइडेंटिकल कॉपी होती हैं और तीव्र गति से होता है ये प्रक्रिया, कम समय लगता है, ऊर्जा कम लगता है और सरल जीवों में ये पाया जाता है। ये एक सारगर्भित बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन की। आगे हम देखेंगे अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ पाई जाती हैं और किस प्रकार के जीव में कौन से प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब लैंगिक जनन देखिए इसकी जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर एक जनक की आवश्यकता होती थी, यहाँ पर दो जनकों की आवश्यकता है। तो दो विपरीत लिंग के जनक
मेल एंड फीमेल, है ना, विपरीत लिंग, यहाँ पर ये मैंने लिखना बताना बहुत ज़रूरी है। दो विपरीत लिंग के जनक मेल एंड फीमेल, नर युग्मक और मेल एंड फीमेल जनक नर युग्मक का निर्माण करके निषेचन के द्वारा नई संतति के निर्माण की प्रक्रिया है। मैंने दो विपरीत लिंग के जनक युग्मकों का निर्माण, युग्मक क्या है, जनन इकाइयाँ हम बता दिए हैं, तो युग्मकों के निर्माण कर निषेचन के द्वारा नई संतति के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। जैसे कि ये मेल है, ये नर है या मेल है, और ये है फीमेल यानी कि मादा है ना। नर जो है ये क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, नर और मादा दोनों द्विगुणित होते हैं। ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण करते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण करते हैं। फिर इन युग्मकों का, ये क्या होगा, युग्मक या गैमेट्स कहलाते हैं। मेल गैमेट्स, मेल जो है वो मेल गैमेट का निर्माण करेगा और फीमेल जो है वो क्या करेगा, फीमेल गैमेट का निर्माण करेगा और ये करेगी। और ये मेल एंड फीमेल गैमेट का आपस में जो फ्यूज़न की प्रक्रिया है ये कहलाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फ्यूज़न की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन, और उसके फलस्वरूप जो बनता है वो क्या कहलाता है, जाइगोट या युग्मनज। तो इसके फलस्वरूप जो बनता है वो क्या कहलाएगा, 2n होता है, उसमें डिप्लॉइड होता है, वो n आपस में मिलकर क्या बनाए, 2n बनाए और जाइगोट का निर्माण किए। तो ये जाइगोट या युग्मनज जो है वो क्या हो जाता है, फिर से द्विगुणित हो जाता है और इससे फिर नई संतति या नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नए संतति या नए जीव की उत्पत्ति, संतति जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये है लैंगिक जनन की प्रक्रिया कि नर जो है वो पहले द्विगुणित है और अगुणित युग्मक का निर्माण करेगा, मादा भी द्विगुणित है, अगुणित युग्मक का निर्माण करेगी। नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु का निर्माण होगा और दोनों के मिलन की क्रिया कहलाती है निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप बनने वाला जो है कोशिका वो कहलाता है युग्मनज या जाइगोट कहलाता है। युग्मनज या फिर इसको क्या कहेंगे, जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट से ही नए जीव या नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। तो नए ऑफस्प्रिंग आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। अब क्यों भिन्न होंगे, क्योंकि नर के कोशिका में जो केंद्रक उपस्थित है उसमें जो डीएनए उपस्थित हैं, आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित हैं वो, और मादा के अंडे में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ है वो, ये दोनों आपस में मिलकर फिर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं जिसके न्यूक्लियस में दोनों के डीएनए उपस्थित होते हैं। और डीएनए जानते हैं कि डीएनए ही लक्षणों का निर्धारण करते हैं, तो दोनों के लक्षण, माता और पिता दोनों के लक्षण यहाँ पर आकर मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए संततियाँ जो होती हैं वो आनुवांशिक रूप से माता और पिता के डीएनए से अलग डीएनए होने के कारण आनुवांशिक रूप से ये भिन्न होते हैं। साथ ही साथ ये प्रक्रिया धीमी होती है, समय और ऊर्जा इसमें अधिक लगता है। जटिल जीवों में पाया जाता है, मनुष्य, पक्षी, बंदर, चूहा, मछली आदि जटिल जीवों में। एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर बाकी जीवों में क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया कुछ न कुछ विधि से पाई जाती है। तो लैंगिक जनन में दोनों में डिफरेंस जो है वो अच्छे से आप कर लीजिए। और उसके बाद हम एक एक करके अब देखते हैं कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां पाई जा रही हैं और लैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि देखिए यहाँ पर निषेचन हुआ तो निषेचन से पूर्व की घटनाएं और निषेचन के बाद की घटनाओं के रूप में अध्ययन करना है। तो ये पूरा आगे की ओर एक अलग से चैप्टर ही है। तो हमको अभी सिर्फ जनरल जानकारी निषेचन और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है इस अध्याय में, चैप्टर 1 में। उसके बाद आगे की ओर हम पढ़ेंगे डिटेल में, प्रत्येक लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ कौन सी हैं।